अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां सिर्फ एक किताब बनाने में सालों लग जाते थे, और जहां ज्ञान मतलब नॉलेज सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी, एक खजाने की तरह। अब जरा सोचिए, एक मशीन आती है और इस पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। जी हाँ, यही है प्रिंट की ताकत, और आज हम इसी की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम चलेंगे उस दौर में जब मुंशी या लिपिक होते थे जो हाथों से लिखते थे। फिर देखेंगे गुटेनबर्ग की क्रांति, विचारों में कैसे आग लगी, कैसे नए देश बने और हाँ, भारत में इसका क्या असर हुआ। और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले उस जमाने में चलते हैं जब प्रिंटिंग नहीं थी। देखिए, उस वक्त ज्ञान एक बहुत ही नाजुक खजाने जैसा था। इतिहासकार एलिजाबेथ आइजनस्टीन ने इस दौर को लिपिक संस्कृति का नाम दिया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका मकसद ज्ञान को फैलाना नहीं था, बल्कि किसी तरह बस उसे बचा कर रखना था, उसे खोने से बचाना था। जरा सोच कर देखिए, एक किताब हाथ से लिखी जाती थी, मतलब वो बहुत महंगी और दुर्लभ होती थी। हर कोई उसे खरीद नहीं सकता था, और जब कोई उसकी नकल बनाता था तो गलतियां होने का पूरा पूरा चांस रहता था। तो हर नई कॉपी के साथ असली ज्ञान थोड़ा थोड़ा बदलता जाता था, बिखरता जाता था। ऐसे में नया ज्ञान बनाने से ज्यादा बड़ी चुनौती तो पुराने ज्ञान को बचाए रखना थी। ज्यादातर विद्वानों की पूरी जिंदगी बस पुरानी किताबों को कॉपी करने में ही निकल जाती थी। और फिर 15वीं सदी के यूरोप में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आविष्कार, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल धमाका हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये है वो मशीन, योहान्स गुटेनबर्ग की मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। मूवेबल टाइप का मतलब था कि अक्षरों को अलग अलग करके किसी भी शब्द या लाइन को बनाया जा सकता था। देखने में शायद ये बहुत साधारण लगे, पर जैसा कि एलिजाबेथ आइजनस्टीन ने कहा है, यही वो बदलाव का असली इंजन था। ये एक ऐसी जगह थी जहां विद्वान, कारीगर, अनुवादक सब मिलकर काम करते थे। तो इसका असर क्या हुआ? सबसे पहली बात, मास प्रोडक्शन। एक ही किताब की हजारों कॉपीज बहुत तेजी से और सस्ते में बन सकती थी, जैसे गुटेनबर्ग बाइबल। इससे हुआ ये कि किताबें जो पहले सिर्फ अमीरों की चीज थीं, वो अब आम लोगों की पहुंच में आ गईं। और जब किताबें ज्यादा हुईं तो उन्हें पढ़ने वाले भी बढ़ गए। साक्षरता यानी लिटरेसी तेजी से फैलने लगी। और जब प्रेस चलने लगी तो सिर्फ किताबें नहीं छप रही थीं, विचार छप रहे थे। और ये विचार किसी जंगल की आग की तरह फैले। इसने पूरे यूरोप में धार्मिक और दार्शनिक दोनों तरह की क्रांतियों की जमीन तैयार कर दी। देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा था, इसको ऐसे समझिए। लिपिक संस्कृति में जहां हर चीज धीमी और लोकल थी, वहीं प्रिंट संस्कृति में विचार इंटरनेशनल और तेज हो गए। जहां पहले ज्ञान समय के साथ खराब हो जाता था, अब वो मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। अब विद्वान अकेले काम नहीं कर रहे थे, वो एक रिपब्लिक ऑफ लेटर्स का हिस्सा थे। एक ऐसा नेटवर्क जहां आइडियाज छपी हुई किताबों के जरिए हर जगह पहुंच रहे थे। सबसे बड़ी बात, अब ज्ञान दुर्लभ नहीं रहा, बल्कि वो जमा हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धर्म सुधार आंदोलन यानी रेफर्मेशन। मार्टिन लूथर ने जब चर्च के खिलाफ अपनी बातें रखीं तो उनके विचार छोटे छोटे पैम्फलेट्स के जरिए वायरल हो गए। इन्हें फ्लूक्शिफ्टन कहा जाता था, जिसका मतलब है उड़ते हुए दस्तावेज। इससे हुआ ये कि धर्म के ज्ञान पर जो चर्च की मोनोपोली थी वो टूट गई। बाइबल अब आम लोगों की भाषा में छपने लगी। देखते देखते एक धार्मिक बहस एक इंटरनेशनल पब्लिक डिबेट बन गई। प्रिंट ने वाकई में संवाद और बहस की एक नई संस्कृति बना दी थी। अब हर मूल्य, हर नियम, हर संस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे। लोग तर्क की शक्ति को समझने लगे थे। और यही वो माहौल था जिसने वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों को हिम्मत दी। और उनके विचारों ने ही आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी बड़ी क्रांति की नींव रखी। लेकिन प्रिंट का एक और बहुत गहरा असर हुआ, शायद सबसे गहरा। इसने आधुनिक राष्ट्र मतलब मॉडर्न नेशन की सोच को जन्म दिया। एक ऐसी सोच जो प्रिंट से पहले लगभग नामुमकिन सी लगती थी। ये कॉन्सेप्ट दिया था बेनेडिक्ट एंडरसन ने, इमेजिन्ड कम्युनिटी यानी काल्पनिक समुदाय। उनका कहना था कि एक राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसे लोग अपने मन में बनाते हैं, कल्पना करते हैं। सोचिए जरा, प्रिंट से पहले लोगों की दुनिया अपने गांव या शहर तक ही तो थी। वो उन लाखों लोगों से जुड़ाव कैसे महसूस करते जिनसे वो कभी मिले ही नहीं? प्रिंट ने ही इसे मुमकिन बनाया।
जैसा कि एंडरसन ने कहा, ये काल्पनिक है क्योंकि सबसे छोटे राष्ट्र के सदस्य भी अपने अधिकांश साथी सदस्यों को कभी नहीं जानेंगे। फिर भी हरेक के मन में उनके समुदाय की एक छवि रहती है। मतलब जब हजारों लाखों लोग एक ही भाषा में, एक ही समय पर, एक ही अखबार पढ़ रहे होते थे, तो उन्हें लगता था कि वे सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। एक अदृश्य जुड़ाव महसूस होने लगा था। बस यही राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। हुआ ये कि प्रिंट के बिजनेस ने, जिसे प्रिंट कैपिटलिज्म कहते हैं, लाखों लोगों को एक ही समय पर, एक ही भाषा में, एक ही तरह की कहानियां और खबरें पढ़ने के लिए एक साथ ला दिया। इस साझा अनुभव ने ही एक राष्ट्रीय पहचान की नींव रखी। लेकिन ये कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ प्रिंट ने कैसे अपनी जगह बनाई और कैसे ये उपनिवेशवाद, सुधार और राष्ट्रवाद तीनों के लिए एक बड़ा औजार बना। भारत में प्रिंट की शुरुआत 16वीं सदी में हुई, जब पुर्तगाली मिशनरी अपने साथ गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाए। फिर 17वीं सदी में कोंकणी और तमिल में किताबें छपने लगी। 18वीं सदी के आखिर तक बंगाल में पहला व्याकरण और अखबार भी आ गया। और 19वीं सदी आते आते तो पूरे देश में भारतीय भाषाओं के प्रेस और अखबारों की जैसे बाढ़ सी आ गई। तो भारत में प्रिंट एक दोधारी तलवार की तरह साबित हुआ। एक तरफ इसने राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद की। केसरी और अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारों ने औपनिवेशिक शासन की जमकर आलोचना की। दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों ने इसका इस्तेमाल महिलाओं के अधिकारों और जातिगत समानता जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ने के लिए किया। इतना ही नहीं, कैलेंडर, कार्टून और लोक कथाओं के जरिए ये आम लोगों तक भी पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे इसका असर बढ़ा, औपनिवेशिक सरकार ने इसे सेंसरशिप का निशाना भी बनाया। तो चलिए अब आखिर में इस पूरे सफर को समेटते हैं और देखते हैं कि इस प्रिंट कल्चर की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो संक्षेप में कहें तो प्रिंट ने क्या किया? इसने विचारों को सबके लिए सुलभ और लोकतांत्रिक बना दिया। इसने ज्ञान को जमा करने और उसे स्टैंडर्डाइज करने का रास्ता खोला। इसने धार्मिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्रांतियों को हवा दी। इसने आधुनिक राष्ट्रीय पहचानों को घड़ा और सबसे बढ़कर इसने आज के कम्युनिकेशन और लोकतंत्र की नींव रखी। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, ये समाज का एक पूरा कायापलट था। प्रिंट संस्कृति ने हमें वो आधुनिक दुनिया दी जिसमें हम रहते हैं। आज डिजिटल युग में हम सब अपनी जेब में एक तरह का प्रिंटिंग प्रेस लेके घूम रहे हैं, हमारा स्मार्टफोन। तो सवाल यह है कि ये नया डिजिटल युग क्या बनाएगा?